Good morning, students. Welcome back. So, today we are going to learn about heating effect of electric current. What do you mean by heating effect of electric current? There is a thing. Remember, जब भी आप किसी भी कंडक्टर में से बिजली को बहाते हो, when you are conducting an electricity from an conductor do not have a zero resistivity or zero resistance. कंडक्टर के पास रेजिस्टिविटी मतलब सीधी सड़क नहीं होती, हाईवे नहीं होता कि उसमें गाड़ी अटकेगी ही नहीं। जैसे कि हमारे रास्ते में बहुत सारे गड्ढे होते हैं, बम्पर्स होते हैं, है कि नहीं, ट्रैफिक होता है। उसी तरीके से कंडक्टर जो होते हैं जो बिजली को बहाते हैं, मेरा मतलब है वायर्स, तो वायर्स में भी बहुत सारे अंदर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, थोड़ी थोड़ी रुकावटें होती हैं। तो उन रुकावटों की वजह से बिजली ठीक से पास नहीं हो पाती। दूसरे भाषा में बोलो तो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होती है, ठीक है। और इसी वजह से बिजली को आ जाता है गुस्सा, इट गेट्स एंग्री, और उसी की वजह से जो कंडक्टर है, जो वायर है, वो गर्म होने लगता है, ठीक है। अभी इसको ऐसे समझो, जितने गड्ढे और रुकावटें ज़्यादा होगी वायर उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। तो उसको अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ, सो ग्रेटर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द हीटिंग, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वायर गर्म होगा। जितना रेजिस्टेंस कम होगा रास्ता साफ होगा, पूरा रुकावटें है ही नहीं, हर्डल्स है ही नहीं, तो उसमें हीटिंग सबसे कम होगी। तो एक चीज़ याद रखो, कोई भी कंडक्टर हो, कितना भी अच्छा कंडक्टर हो, जैसे कोई भी सड़क हो, कितनी भी अच्छी सड़क हो, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता ही है कि नहीं। उसी तरीके से सारे कंडक्टर्स थोड़ी तो थोड़ी मात्रा में, इन लिटिल बिट अमाउंट हीटिंग इज देयर, हीटिंग होती ही होती है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अच्छा, देखो नुकसान का भी हमने फ़ायदा बनाया है कि कंडक्टर जो गर्म हो जाता है ना, तो उस गर्म होने की वजह से हमने उसकी इस्त्री बना दी ताकि कपड़े प्रेस कर सके। हमने हीटर्स बना दिए ताकि ठंड में हमें गर्मी का एहसास हो। हमने टोस्टर बनाने के लिए अप्लायंसेस में, हाँ ये टोस्टर ये है ब्रेड को गर्म करके खाने के लिए, कुरकुरी ब्रेड खाने के लिए, है कि नहीं। तो हमने जो डिसएडवांटेज था उसको भी एडवांटेज बना दिया, और दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की यही ब्यूटी है कि तकलीफ़ों को फ़ायदे में बदल दो। ओके, सो हैव यू एवर एक्सीडेंटली टच्ड अ ग्लोइंग बल्ब? क्या कभी आपने कभी एक्सीडेंटली गर्म बल्ब को पकड़ लिया है या जलते हुए बल्ब को पकड़ लिया है? इट फील्स हॉट, आपको वो गर्म लगेगा डेफिनेटली। इवन द टेलीविजन सेट फील्स हॉट व्हेन यू टच इट आफ्टर इट हैज़ बीन फॉर अ वाइल। अगर आप टीवी को भी, बहुत देर तक टीवी चल रहा है और अचानक आपने उसको बंद किया, तो टीवी स्क्रीन भी आपको थोड़ी सी गर्म दिखती है या टीवी भी गर्म लगता है। वेयर डज दिट हीट कम फ्रॉम व्हेन वी हैव नॉट सप्लाइड एनी? इसके पास ये गर्मी कहाँ से आई अगर हमने उसको गर्मी दी ही नहीं है तो? दिस हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू द बल्ब। ये गर्मी जो हम बल्ब को या अप्लायंसेस को बिजली देते हैं, उस बिजली में से गर्मी पैदा होती है। When electrical energy passes through a conductor, some amount of it gets converted into heat energy. जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बिजली देते हो तो वो पूरी बिजली इस्तेमाल नहीं होती, उसका कुछ हिस्सा गर्मी में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो उसमें से 98 ही कन्वर्ट हो पाएगी, जो 2 है वो हीट में कन्वर्ट होनी ही होनी है। इट इज़ अनअवॉइडेबल, उसको आप काट नहीं सकते। तो इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर डेफिनेशन पूछे तो आपको ये जो ऑरेंज कलर में, रेड कलर में है, उसको लिखना है। An electric current has to overcome resistance, a kind of frictional force offered by the conductor that result in the heating of the conductor.
जब भी आप किसी भी चीज़ में से इलेक्ट्रिक करंट को बहाते हो तो उसको एक घर्षण का सामना करना पड़ता है, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ये रेजिस्टेंस एक तरीके का घर्षण ही होता है जो कंडक्टर की वजह से आता है। उसी की वजह से कंडक्टर के अंदर थोड़ी सी गर्मी पैदा होती है। इट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ठीक है। द हायर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, मोर इज द हीट प्रोड्यूस। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, जितने ज़्यादा गड्ढे, जितने ज़्यादा हडल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा तकलीफ होगी और उतनी ही ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। The resistance of a conductor depends on the length, thickness and material of the wire used. तो ये जो रेजिस्टेंस हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं, वो किन चीज़ों पे आधार रखती है? पहली चीज़ लंबाई, जितना ज़्यादा लंबा वायर इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरा है थिकनेस, मोटा वायर इस्तेमाल करोगे तो कम रेजिस्टेंस होगा, पतला वायर इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये उल्टा मैंने क्यों बोला? क्योंकि मोटा वायर का दरवाज़ा बड़ा होगा तो उसमें से आराम से सारी चीज़ें चली जा सकती। जो पतला वायर होगा उसका दरवाज़ा नहीं होगा, खिड़की होगी, तो उसमें से पास होने के लिए तकलीफ होगी। इस तरीके से याद रखो। एंड मटेरियल ऑफ द वायर यूज़, आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो। कॉपर का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, उसी की जगह पे अगर आप सोडियम इस्तेमाल करो तो उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। उसी तरीके से अलग अलग मेटल्स के रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं, अलग अलग मटेरियल के। ठीक है। सो वी कैन यूज़ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, तो हम अलग अलग तरीके के वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेंथ एंड थिकनेस इन ऑर्डर टू गेट डिजायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इन वेरियस अप्लायंसेस। अगर हमें गर्मी चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो आप इन सभी चीज़ों का कैलकुलेशन करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से गर्मी पैदा कर सकते हो। कॉपर इज नॉट हीटेड मच, कॉपर जो होता है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता ड्यू टू इट्स लो रेजिस्टेंस, क्योंकि उसमें घर्षण काफ़ी कम होता है, अवरोध काफ़ी कम होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होगा अवरोध। ठीक है, कोई रोक रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे, अ थिन वायर ऑफ टंगस्टन और निक्रोम गेट्स हीटेड अप क्विकली ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस। दूसरे दो मटेरियल है जिसमें से एक है निक्रोम और दूसरा है टंगस्टन। निक्रोम और टंगस्टन ऐसे मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस मतलब घर्षण मतलब अवरोध बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं। और उसमें से जो टंगस्टन जो है वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो गुस्से से लाल बगुला पीला हो जाता है और क्या होने लगता है, रोशनी बिखेरने लगता है। तो आप जो पीले वाले बल्ब देखते हो ना, उसके अंदर एक छोटी सी आपको वायर दिखती है कि नहीं, उसमें टंगस्टन होता है। और निक्रोम जो है वो गुस्सा तो होता है पर वो झल नहीं पाता, तो वो लाल हो जाता है। तो आप जब भी हीटर देखो या सगड़ी देखो जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो वो आप देखोगे ना रेड हॉट हो जाती है, लाल गर्म हो जाती है, तो उसके अंदर निक्रोम होता है। ठीक है। हीटेड अप क्विकली ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पूरे उबड़ खाबड़ कीचड़ से भरे हुए ही रास्ते हैं, तो जो भी गाड़ी चला रहा है वो गुस्सा हो जाता है। समझ में आया? देयरफॉर अ टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ बल्ब। इसीलिए टंगस्टन को बल्ब के फिलामेंट मतलब आपने देखा होगा बल्ब के अंदर ऐसे दो सपोर्ट दिए हुए होते हैं, उसके ऊपर ना ऐसे स्पाइरल होता है, उस स्पाइरल की जगह पे हम टंगस्टन इस्तेमाल करते हैं ताकि बल्ब ग्लो हो सके। एंड निक्रोम इज यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट। आप मान लो कि टोस्टर ले लो, हीटर ले लो, सगड़ी ले लो, इन सारी चीज़ों में हम निक्रोम इस्तेमाल करते हैं। निक्रोम नाम का वायर आता है। इन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्री हीटिंग अप्लायंसेस, यहाँ तक कि इंडस्ट्री में भी निक्रोम को पसंद किया जाता है गर्मी जनरेट करने के लिए। सच एज इलेक्ट्रिक गीज़र, पानी गर्म करने का गीज़र में भी यही होता है, टोस्टर में भी यही होता है, स्टव में भी यही होता है, आयरन इस्त्री में भी निक्रोम होता है। इलेक्ट्रिक इमर्शन रॉड्स,
पानी वो जो गर्म करते हैं ना, पानी बकेट में डाल के, रॉड होता है पूरा, जिससे पानी पूरा गर्म हो जाता है, वो पूरा पानी के अंदर डूब जाता है, वो भी उसी का होता है। तो इस तरीके से उसका इस्तेमाल चीज़ों को गर्म करने के लिए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जब आप स्कूल में आओगे। टू डेमोन्स्ट्रेट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हाँ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। नेल ऑफ द शीट सम डिस्टेंस, हाँ ये अच्छा है, बट वी विल डू इट इन अ लैब। यहाँ पे करने का फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी आप चाहो तो एक बार इसको पढ़ लो, बहुत ही ईजी है। और हम जब भी आप स्कूल आओ मुझे याद दिलवाओ, आपको एक्सपेरिमेंट नोटबुक बनानी है, ठीक है, जिसमें आप इसी तरीके के सारे एक्सपेरिमेंट लिखेंगे अलग से, ठीक है। सो रिमेंबर मी व्हेन यू आर कमिंग टू स्कूल, वी नीड टू मेक अ एक्सपेरिमेंट नोटबुक। चलो इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं, जो आपके घर में पहले हुआ करते थे, अभी उसके बाद CFL ने उसकी जगह ले ली, क्लोरो फ्लोरो लिक्विड, नहीं CFL नहीं, CFL बल्ब्स, हाँ बाद में LED बल्ब ने आज के दिन जगह ले ली। तो ये बल्ब काफ़ी पुराने वक्त में इस्तेमाल होते थे, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आ जाता है, अरे ग्लास बल्ब, वो कांच का पूरा कवर होता है, वो हो गया ग्लास बल्ब, ये रहा। उसके बाद है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस मतलब होता है आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये सारे इनर्ट गैसेस हैं। आप बोलोगे सर इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव, वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो पूरी तरीके से निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसको इस कांच के अंदर क्यों भरा जाता है? ताकि वैक्यूम क्रिएट किया जा सके, ठीक है। अब अगर आप बल्ब को खाली छोड़ दोगे तो वो फट जाएगा। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, इंडस्ट्री वाले उसको खाली नहीं छोड़ते, उस खाली जगह में इनर्ट गैस भर देते हैं। इनर्ट गैस का फ़ायदा यह है कि वो वैक्यूम जनरेट करता है और साथ ही साथ वो लाइट को पास होने देता है, लाइट को ग्लो करने देता है, हीटिंग को कंट्रोल करता है। मान लो कि निक्रोम वायर एक लिमिट से ज़्यादा, सॉरी टंगस्टन वायर एक लिमिट से ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो क्या होगा, वायर टूट जाएगा और बल्ब खराब हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, इनर्ट गैस भर देते हैं। इनर्ट गैस क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, तो वायर टूटता नहीं। इसी वजह से आपने कभी देखा होगा कि बल्ब थोड़ा सा भी फूट जाए ना तो उसमें से इनर्ट गैस निकल जाती है, और अगर आप बल्ब को जलाओ ना तो ये टंगस्टन के वायर भी टूट जाएंगे, एक फ्लैश होगी और ये वायर टूट जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्मी को बढ़ाने के लिए बना है, ठीक है। तो वो ना लिमिट नहीं करता, वो पूरा गर्मी को बढ़ने देता है, और वो वायर जो है टंगस्टन की वो पिघल जाती है और वो टूट जाती है। समझ में आए? तो ये टंगस्टन फिलामेंट जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इनर्ट गैस देख लिए। बाद में यहाँ पे देखो सपोर्ट वायर्स हैं। अब ये टंगस्टन की पूरी स्प्रिंग लटकी हुई रहती है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक वायर्स होते हैं। ये वायर्स थोड़े कांच के आपको दिखाई देंगे, कांच या प्लास्टिक के, ठीक है। वो ना सिर्फ सपोर्ट करता है दैट्स इट, स्प्रिंग को। बाद में यहाँ पे आप देखोगे स्टेम। ये स्टेम आपने प्लांट्स में भी वर्ड सुना है। प्लांट्स में जिस तरीके का इसका काम है उसी तरीके से बल्ब में इसका काम है। क्या काम करता है? ये पूरे बल्ब को सपोर्ट करता है। समझ में आए? उसके बाद यहाँ पे ना एक छोटा सा फ्यूज़ रहता है। ये फ्यूज़ सस्ती कंपनियाँ नहीं देती, महंगी कंपनियाँ देती हैं, और ये फ्यूज़ को बदला भी जाता है अगर कुछ महंगे बल्ब इस्तेमाल करो तो, ठीक है। बट ज़्यादातर कंपनी फ्यूज़ नहीं देती क्योंकि इससे भाव बढ़ जाता है, ठीक है। और ये है कैप। अच्छा, ये वाले जो कैप है वो इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दूसरे देशों के लिए है। दूसरे देश में ना ये स्क्रू के जैसे होते हैं, इसको गोल घुमाओ तो ये फिट हो जाता है। हमारे इंडिया में दो खांच रहती है, एक लेफ़्ट साइड और राइट साइड, और हमारा होल्डर रहता है उसमें भी दो खांच रहती है, तो उसमें आप डालो और घुमाओ तो वो लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ बल्ब का स्ट्रक्चर रहता है इलेक्ट्रिक का। अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें हमें जानने को मिलती है। An electric bulb is a device that converts electricity to light energy. इलेक्ट्रिक बल्ब एक ऐसा डिवाइस है जो बिजली को रोशनी में बदलता है।
इट हैज़ अ ग्लास चेम्बर फिल्ड विथ इनर्ट गैस। इसके पास एक ग्लास का चेम्बर होता है, गुफा होती है जो इनर्ट गैस से भरी जाती है। विच अ मेटालिक बेस इज अटैच, जिसके अंदर दूसरा एक मेटालिक बेस भी लगाया हुआ होता है। Inside the bulb there are two thick wires and a fine high resistance tungsten wire known as a filament. उस बल्ब के अंदर आप देखोगे तो दो टू थिक वायर्स, यहाँ पे आप देखो दो मोटे मोटे वायर्स आपको दिख रहे हैं, है कि नहीं, ये वाला और ये वाला। एंड फाइन हाई रेजिस्टेंस, फाइन मतलब एकदम पतला अच्छा खूबसूरत टंगस्टन रेजिस्टेंस वायर यहाँ पे लगा हुआ होता है, नोन एज अ फिलामेंट, जिसको इलेक्ट्रिकल भाषा में फिलामेंट भी बोला जाता है। When the circuit is turned on, the filament offers a high resistance to current flowing to it. जब भी आप सर्किट को ऑन करोगे, स्विच को ऑन करोगे, तो बिजली यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगी और यहाँ से पास होके वापस जाएगी। तो जब ये यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से, तब उसको बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ते, चलने की जगह नहीं, गंदगी वगैरह, अगर रोड के साथ कंपेयर करो तो वो क्या हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होने की वजह से ही वो रोशनी देने लगता है। तो जब तक वायर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है वो कंटिन्यूसली बिजली देती ही रहती है, और अगर स्विच ऑन है तो ये बिजली देना भी शुरू ही रहेगा। ठीक है, चलो। ड्यूरिंग द प्रोसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी मेकिंग द फिलामेंट ग्लो ब्राइटली। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन होने की वजह से, लाल बबूला होने की वजह से बल्ब जलने लगता है। दिस इज हाउ व्हेन द बल्ब इज स्विच्ड ऑन इट बिकम्स हॉट एंड एमिट्स लाइट। इसी तरीके से जब आप बल्ब को ऑन करते हो वो गर्म हो जाता है और वो रोशनी बिखेरने लगता है। This type of light source which produces light on heating is called incandescent. क्या बोलेंगे उसको? This type of light source which produce light on heating, ऐसे बल्ब जो गर्मी की वजह से रोशनी देते हैं, ये बंद हो गए हैं, वैसे बल्ब को हम क्या बोलेंगे? इनकैंडेसेंट। क्या बोलेंगे? इनकैंडेसेंट। इसको याद कर लो भाई, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर वाला वर्ड है। इनकैंडेसेंट क्या बोलेंगे? इनकैंडेसेंट। उसमें से ये वाला सी हो जाएगा साइलेंट, इसको आपको बोलना ही नहीं है, तो क्या बोलोगे? डेस हो गया ENT, ये सी हो गया साइलेंट। साइलेंट मतलब उसको बोलना नहीं है, तो इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते थे इनको। अभी हालांकि इनकैंडेसेंट बल्ब बंद हो गए हैं। ठीक है। A filament bulb is mainly used to emit light, but it also produces heat. ये वाले बल्ब शुरुआत में जब बने वो रोशनी के लिए बने थे, बट बाद में पता चला कि इससे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, विच रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से बिजली बर्बाद होती थी और लाइट बिल बहुत ज़्यादा आता था। सो इट इज़ बेटर टू यूज़ फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स। तो उसकी जगह ले ली बाद में फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट ने, वो लंबा डंडा नहीं आता था सफ़ेद कलर का, हाँ, और उसके बाद कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, और उसकी ही जगह ले ली छोटे छोटे जो CFL बल्ब आते थे, वो गोल गोल घुमाने वाले, है कि नहीं, छोटी ट्यूबलाइट दिखती थी उसमें, हाँ, तो उसने जगह ले ली। फ्लोरोसेंट लाइट सोर्स मेक यूज ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल्स विच एमिट्स लाइट। अभी ये फ्लोरोसेंट किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ। फ्लोरोसेंट मटेरियल जब भी उनमें से बिजली को आप दौड़ाओ तो वो लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, बिजली दौड़ाने का मतलब है डिस्टरबेंस डालना। तो ये फ्लोरोसेंट गैसेस जो होते हैं, अगर एक छोर पे बिजली डालो और दूसरे छोर से बिजली खींचो तो वो ना उस गैस को हिलाती है, और गैस हिलने की वजह से लाइट एमिट होती है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब कुछ इस तरीके से काम करते थे। तो इसमें क्या, बीच में आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो वो ट्यूबलाइट है ना वो लंबे टाइम तक चलते थे। वो निक्रोम वाला बल्ब क्या वोल्टेज हाई हुआ या निक्रोम नहीं सॉरी टंगस्टन वाले बल्ब का थोड़ा वोल्टेज ऊपर गया नीचे गया तो बल्ब ना खराब हो जाता था, बट CFL के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है,
मटेरियल विच एमिट्स लाइट, दे डू नॉट हैव एनी हीटिंग कॉइल, उसके पास कोई भी गर्म करने वाली चीज़ नहीं थी, तो बिजली बर्बाद नहीं होती थी, लाइट बिल कम आता था। और फिलामेंट्स टू प्रोड्यूस हीट एंड हैंस दे सेव एनर्जी, ना ही उनके पास फिलामेंट थे जो खराब हो जाए, तो पैसे भी बच रहे थे, लाइट बिल भी बच रहा था और रोशनी भी उतनी ही मिल रही थी, गर्मी भी नहीं हो रही थी। अभी CFL की जगह ले ली है आज के वक्त में, आज की टेक्नोलॉजी में LED बल्ब ने, है कि नहीं। LED बल्ब एक तरीके का डायोड है, NP डायोड, जो आप 11th और 12th फिजिक्स में पढ़ोगे किस तरीके से काम करता है। Who brought electricity to you, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कौन लेके आया। थॉमस अल्वा एडिसन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द idea and implementation of electric power generation and its distribution to homes। थॉमस अल्वा एडिसन ही पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने घर घर तक बिजली पहुंचाने की कोशिश की और उन्हीं का ये आइडिया था। Business centers and factories, the first power station was made by him in मैनहट्टन आइसलैंड, न्यूयॉर्क। सबसे पहला पावर स्टेशन उन्होंने बनाया था मैनहट्टन आइसलैंड में, न्यूयॉर्क में। CFL की बात करें तो कन्वीनियंट एंड फ्रेंडली लाइट ऐसा है, बट एक्चुअली इसका ठीक है, चलो कन्वीनियंट एंड फ्रेंडली लाइट ही आप याद रखो। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, a CFL uses 75% less electrical energy, produces 75% less heat and lasts up to 10 times longer than a conventional filament bulb। CFL जो है वो जो बल्ब है वो 75% कम बिजली पे चलते हैं, 75% कम गर्मी प्रोड्यूस करते हैं, और जो पुराने वाले पीले वाले बल्ब थे उससे 10 टाइम ज़्यादा। अगर पुराने वाले बल्ब 1 महीना चलते थे तो CFL ट्यूबलाइट्स 10 महीने चलती थी। और आज जो LED हमारे पास आ गई है वो 10 महीने क्या 1 साल 2 साल की उसकी वारंटी आ रही है, और उसके साथ साथ वो 10% बिजली पे चलते हैं। उसका मतलब 90% इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। इसी वजह से लाइट बिल काफ़ी कम हो गया है, जितने भी ज़्यादा बल्ब यूज़ करो तो भी। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की बात करते हैं, बट ठीक है, फ्यूज़ की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज ऑलरेडी 22 मिनट्स हो गए हैं। सो आज के लिए आपका काम यह है कि अंटिल दिस यहाँ तक आपको लेसन को ट्वाइस लर्न करना है, ओके। और आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, सब कुछ अंडरस्टैंडेबल रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, ठीक है। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।